हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन होता क्या? तो मोशन को पढ़ने के लिए जो दो टर्म्स होते हैं बेसिकली हमारे, वो क्या होते हैं? रेस्ट और मोशन। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मोशन हमारा। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन को बेसिकली डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। स्टडी को, मोशन का जो स्टडी होता है वो हम टू पार्ट्स में करते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक पार्ट में हम काइनेमेटिक्स का जिक्र करते हैं, एंड दूसरा होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं, अगेन दो ब्रांच, इसी को दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं हम, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स। स्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स, और एक होता है हमारा डायनेमिक्स। ठीक, स्टैटिक और काइनेटिक्स में स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो तब उसका मोशन। काइनेमेटिक्स, काइनेमा मतलब होता है इन मोशन। ठीक, तो इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, पर मोशन को हम प्योरली स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ते। किस वजह से मोशन हो रहा है उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मोशन होता क्या है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में। वहीं डायनेमिक्स में हम बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन की, किस वजह से मोशन हुआ। इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन, etc। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं काइनेमेटिक्स में। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करेंगे। ठीक, स्टैटिक और काइनेमेटिक। अब बात करते हैं, मोशन को पढ़ना है तो हमें रेस्ट समझना होगा। ठीक, और रेस्ट को समझना है तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें पढ़ना होता है, वो क्या होता है? ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये समझना जरूरी होता है हमें। ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं रेस्ट और मोशन को। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर कोई भी पॉइंट हो सकता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वर वो चीज होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को स्टडी करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करते हैं। मान लीजिए मुझसे बोला जाए कि ये बोल्ट क्या है, मोशन में है, रेस्ट पे है, कैसे बताएंगे? तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। या मुझसे बोला ये बोल्ट कितनी दूरी पर है, बोल्ट का डिस्टेंस कितना है, तो किससे डिस्टेंस बताएंगे? कुछ तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। हो सकता है आप जहां बैठे हो वहां से 1000 किलोमीटर हो, कोई दूसरा स्टूडेंट हो वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, कि हर एक के लिए अलग अलग दूरी है। पर मैं क्या कह सकता हूं कि मुझसे ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक, तो मैं अपने की बात किया, मुझसे, यानी मैं क्या हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट। मैंने अपने रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस डिफाइन किया। तो ऑब्जर्वर क्या होता है? वो पॉइंट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो बॉडी होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वर, इट इज ए बॉडी और ऑब्जेक्ट with respect to whom the motion is studied, with respect to whom the motion is studied। ठीक, और उसको हम इसको और क्या कह सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। This is also known as reference point। This is also known as reference point।
उस पॉइंट के रेफरेंस में सारी चीजें पढ़ी जाती है। और इस पॉइंट के अक्रॉस जो एक्सिस ड्रॉ होती है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द axis drawn using reference point as origin will be termed as frame of reference। तो जो यहां से 3 एक्सिस ड्रॉ होंगे एक्स वाई जेड, इसको ओरिजिन मानते हुए हम उसको क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये समझ लिया। अब बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। अगर आपको अब डिफाइन करना हो रेस्ट क्या होगा, तो कैसे डिफाइन करते हैं? रेस्ट डिफाइन किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपने पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे तो हम उसको रेस्ट पे कहेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेस्ट पर। अब मैं खड़ा हूं, मुझसे बोर्ड लगातार सेम डिस्टेंस पर ही है, हम क्या कहेंगे? ये बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो हम क्या कहेंगे रेस्ट को डिफाइन करना हो? व्हेन a body did not change its position with passage of time with respect to observer। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पासेज ऑफ टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो हम क्या मानेंगे? वो रेस्ट पर है। ठीक। वही मोशन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे? वो मोशन में है। जैसे टाइम के साथ मेरी पोजीशन की बात करिए, इस बोल्ड के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ मैं मूव कर रहा हूं, तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन क्या कर रही है? इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। तो ये बोल्ड क्या कहेगा कि इस बोल्ड के लिए मैं क्या हो जाऊंगा? मोशन में हो जाऊंगा। ठीक। तो जब टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, हम क्या कहेंगे? उसको मोशन में कहेंगे। वी कैन डिफाइन इट एज मोशन व्हेन position of body changes with passage of time with respect to observer, then it is said to be in ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कब कहेंगे? जब पोजीशन चेंज ना करे। और मोशन में कब कहेंगे? जब पोजीशन चेंज करे। अब यहां पे एक चीज डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअली रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी को हमने रेस्ट पे कह दिया तो हमेशा रेस्ट पे ही रहे। कैसे, वो देखते हैं। तो यहां से हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। एक्चुअली में होता क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। Rest and motion are relative terms। कैसे रिलेटिव टर्म्स है समझते हैं। अब मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल यहीं पे देखूं मैं। एक रोड है, रोड पे एक आदमी खड़ा है, इसका नाम दे लेता हूं मैं एम। बस जा रही है, इसमें 2 लोग खड़े हैं, आर एंड एस। ठीक।
ये दोनों क्या थे, इन तीनों का मूवी देखने का प्लान था, इसका समझ। तो क्या हुआ, इन दोनों लोगों ने बस पकड़ ली, इनकी बस छूट गई, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब एम वाला क्या कहेगा इससे कि ये दोनों इसको छोड़कर चले गए, ये दोनों इसको छोड़कर मूवी देखने चले गए, ये बस चल रही है हमारी। इसका मतलब क्या है, आर और एस क्या है एम के लिए, मोशन पर है, क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं, टाइम के साथ इनका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, आर एंड एस आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू एम। ठीक, हम आर को ही कह लेते हैं, चलिए एस को भी रहने देते हैं। आर क्या है, मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू एम, हमें आर को स्टडी करना है। पर एस ने क्या कहा, जब एस देखेगा तो उसके बगल में खड़ा है बस में या बैठा हुआ है, जो भी कंडीशन है, तो कहेगा ये तो मेरे साथ जा रहा है। क्योंकि ये इसके साथ जा रहा है तो क्या आर की पोजीशन एस के लिए चेंज करेगी, उसके साथ ही बगल में बैठा हुआ है या बगल में खड़ा है, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो एस क्या कहेगा, नहीं आर वाला तो रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आर इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एस। एस के रेस्पेक्ट में यही क्या है, रेस्ट पर है। जबकि आपका क्या कह रहा है, एम कह रहा है कि नहीं ये तो मोशन में है, एस कह रहा है नहीं ये रेस्ट पर है। अब दोनों में से सही कौन है, तो एक्चुअली में ये दोनों ही सही है, क्योंकि एम के रेस्पेक्ट में आर की पोजीशन विथ टाइम चेंज कर रही है, इसलिए एम के लिए वो मोशन में है। जबकि एस के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअसली उसके साथ है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो एस के लिए वही क्या है, रेस्ट पर है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा कि नहीं। अब मैं जमीन पे खड़ा हूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्जर्वर को मून के ऊपर रख दो, मून के ऊपर रख देंगे तो पृथ्वी क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो पृथ्वी के साथ हम भी क्या कर रहे होंगे, घूम कर रहे होंगे, और हम घूम रहे हैं मतलब हम भी मोशन में है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस से देख रहे हो। आप अर्थ पे ही खड़े हो कि मुझे देख रहे हो, इसलिए आपको मैं रेस्ट पे लग रहा हूं। अगर आप मून पे चले जाओ तो मैं क्या लिखूंगा, आपको मूव करता हुआ दिखाई दूंगा। यानी सिंपल शब्दों में क्या कहा जाए, रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये क्या है, एक आदमी रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां है। तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव term and it depends on observer or reference point from which it is absorbed। किस ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट से ये एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ऑब्जर्व, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो टर्म है वो क्या है, रेस्ट में है या मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन की बात की जाए, अगर डायमेंशन के बेसिस पे डिवाइड करना हो तो 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। कौन कौन से, फर्स्ट 1 डायमेंशनल, सेकेंड 2 डायमेंशनल, थर्ड 3 डायमेंशनल। ठीक, 3 डायमेंशनल होता है एक्स वाई जेड, उसी के बेसिस पे भी क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। 1 डायमेंशनल क्या होता है, जब 3 में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट क्या करे, टाइम के साथ चेंज करे।
तो हम क्या कहेंगे, मोशन हमारा वन डायमेंशनल है, तो हम क्या कहेंगे, वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट changes with passage of time, with passage of time. इसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1,2,3 पे कोई पार्टिकल था, मूव करके कहां चला गया, 1,2,4 पे. मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल. इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या कर गया, चेंज कर गया 3 से 4, बाकी सब सेम है. या इसी को हम कह देते कि ये कहां चला गया, 1,4,3 पर. तब क्या होता है, ये वन डायमेंशनल. अभी भी एक्स और जेड तो सेम है पर वाई चेंज कर गया. या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये चेंज करके कहां पे चला गया, 4,2,3 पे. अभी भी क्या है, ये वन डायमेंशनल, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज कर रहा है. तो तीन में से कोई सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करे विथ पासेज ऑफ टाइम तो हम उसे क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं. वहीं व्हेन टू कोऑर्डिनेट changes with two coordinate out of three, changes with passage of time, changes with passage of time will be termed as टू डायमेंशनल. ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे. यानी अगर इसी एग्जांपल को कुछ मैं ऐसे कहूं, पार्टिकल 1,2,3 से क्या किया, मूव करके चला गया 1,-1,2 पर. अब क्या है, इसका सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट ही सेम है, बाकी दोनों क्या कर गए, चेंज कर गए. बाकी दोनों चेंज कर गए यानी मोशन कैसा हो गया, टू डायमेंशनल मोशन. इसको प्लेनर मोशन भी कहते हैं. ठीक, प्लेन में मोशन होता है. ठीक, और ये क्या होता है, हमारा लीनियर मोशन होता है, अलोंग लाइन मोशन होता है. ठीक, किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के. वही थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, when all three coordinates changes with passage of time, changes with passage of time. तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं. जैसे एरोप्लेन हो गया, या आपका मॉस्किटो का फ्लाई हो गया. मेरा मोशन क्या है, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं डिफरेंट में, जिग जैग वे में, इधर जाके इधर जा रहा हूं, तो ये क्या है, मेरा टू डायमेंशनल मोशन है. मेरी हाइट तो आपका क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगी, लेकिन मोशन क्या है, जिग जैग पाथ में है. तब वही क्या होगा, टू डायमेंशनल. अगर मैं सीधे एक लाइन पे चल रहा हूं तब हमारा मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल. ठीक, पाथ के बेसिस पे भी इसको डिवाइड करते हैं हम. सेकेंड, on the basis of path. पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन. इसी को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं. या इसी को लीनियर मोशन भी कहते हैं. ठीक, यानी पार्टिकल क्या कर रहा है, सीधे लाइन में चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन. वहीं दूसरा क्या होता है हमारा, सर्कुलर मोशन. जब पार्टिकल क्या है,
हमारा क्या कर रही है, सर्कल में परफॉर्म कर रही है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। थर्ड हमारा क्या होता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। किसी पॉइंट के, किसी आपका मीन पोजीशन के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, जैसा क्या होता है पेंडुलम में होता है, तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तीसरे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हो गया। और भी टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, उसके एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कुछ जो बेसिक टर्म्स जिसको हमें मोशन को स्टडी करने के लिए पढ़ना होता है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो सबसे पहली चीज जो हमें मालूम है वो क्या है, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज, डिस्टेंस डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं, पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए हम कहें कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, अपने घर पर है, यहां पर होम पर, ठीक। इसको जाना कहां है, स्कूल जाना है सपोज, ठीक। तो घर वालों से अगर पूछा जाए भाई उसका स्कूल कितना दूर है, तो क्या कहा जाएगा, अगर यहां से स्कूल की दूरी सपोज 4 किलोमीटर है, ठीक, तो ये घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल हमारा 4 किलोमीटर दूर है, इसको 4 किलोमीटर दूर जाना है। पर भाई हम घर से निकला, स्कूल जाने का मन नहीं है, जल्दी निकल गया स्कूल से, क्या किया, पहले ए यहां से मूव करके गया हमारा आइसक्रीम शॉप पे, आइसक्रीम खाने, जो कि कितना था, 2 किलोमीटर दूर था। फिर उसको याद आया कि चलो आइसक्रीम खा ही लिए हैं, गोलगप्पे भी खा लेते हैं, या सैंडविच खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, कुछ भी भूख लगी थी। ये यहां से एक दुकान थी, रेस्टोरेंट जो कह लो, जो काफी अच्छा खाना देता था, वो 3 किलोमीटर दूर था, यहां चला गया। जब यहां पहुंचा तो इसने देखा कि अब स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो क्या किया, यहां से मूव करके सीधे स्कूल चला गया, जो कि क्या था, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो घर वालों के लिए तो स्कूल गया है, घर वाले क्या कहेंगे, ये यहां से कितनी दूरी पे है, 4 किलोमीटर पे, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 किलोमीटर। पर एक्चुअली में ये कितना चला, 2 + 3 + 2 यानी 7 किलोमीटर। तो जो ये 7 किलोमीटर है, ये क्या है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक। और यहां पे अगेन 4 किलोमीटर किधर, तो क्या बोलेंगे घर वाले, अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसका घर कितना है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यही होगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये स्कूल का पोजीशन हो गया। जबकि इसके लिए क्या है कि डिस्टेंस कितना चला, 7 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए। तो जो पाथ कवर्ड होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होता है इनिशियल एंड फाइनल पाथ, वही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हो सकता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, जबकि आपका डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट हो सकता है, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, किधर भी घूम फिर के जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट पाथ हो सकता है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या होगा, एक, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में, उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और हमेशा किधर डायरेक्टेड रहेगा, इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
तो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा और। यहां से एक पॉइंट और हमें क्या निकला, दूसरी चीज, अब मान लीजिए स्कूल से वापस आ गया, स्कूल से अपने पॉइंट पे वापस आ गया, तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, डायरेक्ट वापस चला आया, तो 7 + 4 यानी 11 किलोमीटर हो गया। दूसरा एग्जांपल इससे समझिए, आपके घर पे कोई नहीं है, पापा की बाइक नीचे खड़ी है, कार नीचे खड़ी है, आपने क्या किया, चाबी उठाया, उसको लेके चले गए, ले गए, पूरा घूम फिर के शहर में 10-15 किलोमीटर ड्राइव करके लाके खड़ी कर दिए। जब लाके खड़ी कर दिए तो घर पे कोई आएगा तो किसी को पता चलेगा कार चली है, जैसी थी वैसे ही खड़ा कर दिया आपने, कोई भी देखेगा क्या कहेगा, अरे नहीं कार तो यहीं थी, यहीं पर खड़ी है। क्यों ऐसा हुआ, कोई कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से गई थी वहीं पर आके वो खड़ी हो गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर कोई उसकी जाके रीडिंग देख ले, जो आगे लिखा रहता है कार में, उसमें दिखाई देगा कि कार क्या है, 15 किलोमीटर चली हुई है। यानी वो क्या डिनोट कर रहा है, रीडिंग डिनोट क्या कर रहा है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिनोट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भले जीरो हो चुका है, कार वहीं पे आके एज इट इज खड़ी हो गई है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 15 किलोमीटर। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में और डिस्कस लिखना हो तो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a body can never decrease with time, टाइम के साथ ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। वहीं इसकी बात करिए, इस केस में हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में इंक्रीज, डिक्रीज और कैन बी जीरो। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, distance will always be positive, whereas displacement की बात करिए, displacement can be positive or negative। ठीक, देखते हैं, मान लीजिए सिंपल सा एक नंबर लाइन लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह। हमने क्या कहा, एक आदमी था ए जो यहां पर खड़ा था, यहां पे क्या है, इसका होम है, यहां से इसको क्या करना है, भूख लगी है, खाना खाने जाना है, यहां पे रेस्टोरेंट है। ठीक, रेस्टोरेंट के बाद वो क्या कर गया, आइसक्रीम खाने गया, ये इसकी आइसक्रीम शॉप है। यानी आदमी क्या किया, पहले यहां से इस पोजीशन पर गया, फिर यहां से वापस आया इस पोजीशन। ठीक, अब इस केस में बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना चला।
यहां से 600 गया, यानी डिस्टेंस चलना अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यहां से 600 गया यानी 500 प्लस 600 से कितना आया ये 300 पे, यानी 300, यानी कितना हो जाएगा 800 मीटर। वही डिस्प्लेसमेंट की अगर कोई बात करे तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तब क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करेंगे। इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पर है, यानी ये कितना होगा 200 मीटर। ठीक, डिस्टेंस इसका 800 मीटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 200 मीटर है। इसी तरह मान लीजिए हमसे कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जहां इसके पॉइंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए ए से बी गया तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी होते हुए सी गया तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और वहीं ए से डी गया तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने कहा ठीक है फाइंड करते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ठीक, इसका रेडियस कितना है r। ए से बी गया पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितना चला, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारा, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। पूरा 1 सर्किल चलने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है 2 पाई आर, ये है कितना 1/4, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में 2 पाई आर बाई 4, यानी कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करिए इसके, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये लाइन क्या देगी हमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये r है और ये भी क्या है हमारा r है, तो ये कितना हो जाएगा r√2 बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका √2r। सिमिलरली a से हम जब b होते हुए c पर आए तो इस केस में क्या कहेंगे, अब क्या है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये पाथ पूरा, यानी कितना हो जाएगा पाई आर। वही इन दो पॉइंट्स के बीच की बात किया जाए डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि कितना है 2r। सिमिलरली ए से डी आए, अब ए से डी किस पाथ से होते हुए हमें नहीं गिवन है, हम डायरेक्ट ही मान लेते हैं ए से डी। अगर ए से डी इस पाथ से जा रहे हैं तब क्या होगा, तब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। पर अगर हमने ये वाला पाथ लिया है पूरा लंबा ए बी सी होते हुए डी आ रहे हैं, तब यहीं पे कितना हो जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है 3 पाई आर बाई 2। पर दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आर है ये आर है, तो कितना होगा √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, चाहे पाई आर बाई 2 होकर आए चाहे वो 3 पाई आर बाई 2 चल के आए, दोनों ही केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा √2r। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना डिस्टेंस चला, किस पाथ से आया, इनको सिर्फ किससे मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहां पे एक चीज और हम लिख सकते हैं, क्या डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, ऐसे पहले पॉइंट लिख चुके हैं, पाथ ट्रेवल पे डिपेंड करता है, और ये इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक,
मान लीजिए ऐसे ही बोले, कोई एक आदमी है, वो क्या किया, 20 मीटर नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव किया, देन वो क्या कर गया, 30 मीटर ईस्ट के टुवर्ड्स मूव कर गया, एंड अगेन क्या किया, 10 मीटर साउथ के टुवर्ड्स मूव कर गया, यहां से 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये बताना है। तुमने कहा ठीक है देखते हैं, डिस्टेंस निकालना है वो तो सिंपल है, डिस्टेंस वो कितना जाएगा, डिस्टेंस विल बी गिवन है 20 प्लस 30 प्लस 10 which will be equal to 60 मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट अगर डिफाइन करना हो तो कितना होगा, तो हम कहेंगे इन दो पॉइंट के बीच की दूरी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 10 है तो ये वाला भी कितना होगा 10, ये पूरा 20 था तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी 10 मीटर। ये दोनों पॉइंट और ये दो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है यानी पैरेलल, तो दिस विल बी 30 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 900 प्लस 100 यानी विच विल बी इक्वल टू 10 रूट 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन एज 10 रूट 10 मीटर। ठीक, इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वहीं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी हमेशा डायरेक्टेड किधर रहेगा, इनिशियल टू फाइनल। अगर यहीं पे कोई मुझसे एंगल पूछ लेता है, इसका डायरेक्शन बताना होता तो हम क्या करते हैं, जो अगर हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस डायरेक्शन में है, ये कितना है 10, ये कितना है 30, यानी tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी गिवन एज 10/30 यानी 1/3। किधर है ये, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 10 रूट 10 मीटर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एज 10 इनवर्स 1/3 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस वर्डिंग का समझिएगा, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ के टुवर्ड, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्ट से साउथ के टुवर्ड्स। ठीक, इस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या, 10 इनवर्स 1/3, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से नॉर्थ के टुवर्ड्स, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। तो इस हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। स्पीड मतलब हमें बेसिक डिफरेंस तब सबको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस का चेंज जो हमें देता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी को कैसे टाइम ड्यूरेशन में पढ़ते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।